Hi, hello, good evening, and welcome to Victory Batch. How is everyone? How are my ninjas? I hope you all are doing good. कल हमारी पहली क्लास थी फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और आज है उसका दूसरा लेक्चर. मैंने आपके डाउट्स देखे एंड आपके कमेंट्स भी देखे, ठीक है. सो उसको देखते हुए हम कुछ बातें कल की पहले रिपीट करेंगे. बहुत सारे बच्चों को समझ भी आ गया होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी डाउट्स होंगे. सो डू नॉट वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिकैप, छोटा सा कल का रिकैप, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट. जिन बच्चों की आज पहली क्लास है, कल मिस हो गई थी, तो मैं बता देती हूँ. माई नेम इज उपासना एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर. ठीक है. सो लेट स्टार्ट. क्या करना है? अच्छा, मेरे को बातें तो करनी है साथ में ना. खजाना ले लिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. कौन कौन है यहाँ पर? जरा अटेंडेंस लगा लो अपनी. गुरांगी इज देयर, शुभांगी इज देयर, सबा इज देयर, अनिष्का इज देयर, अनिक्षा, श्रेया इज देयर, वनिका, आयुष, अतिक्षा. सबको हाय, सबको हेलो, सबको नाम नहीं ले पाऊंगी. तो आज के टॉपिक्स देखो मेरे बच्चों, जल्दी देखो. आज के टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं हमें? आज हमें करना है क्रोमैटिड्स और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए. आरएनए बस ऐड कर दिया, आरएनए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. डीएनए जब समझ जाओगे तो आरएनए भी समझ जाओगे. डन. चलो, ये वेलकम मैं कर चुकी हूँ, बुक्स के बारे में बता चुकी हूँ. ये है बेटा क्रोमैटिड्स की डेफिनेशन. क्रोमैटिड्स की डेफिनेशन है ये. कल हमने क्या बात करी थी? कल का रिकैप ले ले. आओ जरा यहाँ पर लिखते, रिकैप ले ले थोड़ा सा कल का. देखो, कल हमने क्या पढ़ा कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस होता है. इसको हम क्रोमैटिन बोल दे तो ज्यादा ठीक रहेगा. क्या बोल दे इसको? क्रोमैटिन. क्या बोला मैंने? सुन रहे हो ध्यान से? सिर्फ सुनना है तुम्हें और कुछ भी नहीं करना. तुम्हारी बहुत कम मेहनत है, बाकी मेहनत मुझ पे छोड़ो, बस ध्यान से सुनो. आपने देखा कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिन. ठीक है. जब ये सेल डिवाइडिंग वाली स्टेज पर आता है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे से एनाफेज क्या होता है. अभी एनाफेज पढ़ा नहीं है तो बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. आवाज क्लियर नहीं है? क्यों? आवाज सबको क्लियर है बेटा? सी, क्रोमैटिन. अब ये जब सेल डिवाइड करेगा तो यही क्रोमैटिन किस में बदल जाएगा? क्रोमोसोम में बदल जाएगा. किस में बदल जाएगा? क्रोमोसोम में. यही धागा ऐसे कॉइल हो जाएगा बेटा, ऐसे गोल 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 कॉइल हो जाएगा. अब मैं हर बार ऐसे नहीं बनाती, या तो मैं ऐसे बनाऊंगी या फिर मैं ऐसे बना दूंगी. ये क्या है? क्रोमोसोम. ये क्या है बेटा? क्रोमोसोम. ये क्या है? क्रोमोसोम. समझे? तो अगर मैं दोनों की बात करूं, स्ट्रक्चर तो सेम है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज loosely packed, this is loosely packed, and chromosomes are tightly packed. Chromosomes are tightly packed. thumbs up, thumbs up. इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? क्रोमोसोम बता रही हूँ अनिका यहाँ पर. नोट्स आपकी मर्जी है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे. आप अभी भी साथ साथ भी बना सकते हो, बाद में भी बना सकते हो. टेल मी, थम्स अप जल्दी से कमेंट्स में. हाय शुभाग्या, टाइटली पैक्ड, राइट. हाय, हेलो. रिकैप कर रही हूँ. पोल, रिकैप पोल, ये क्या होता है? नए क्वेश्चंस का पोल करेंगे ना आज. ठीक है. हाईली कॉइल्ड, टाइटली कॉइल्ड. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. फिर से ही बता रही हूँ, सुन, बस ध्यान से सुनो. आगे देखो. अब मुझे इसका स्ट्रक्चर अगर जूम करके देखना है तो मैंने क्या किया है, इस धागे को खोल दिया. पता है कुछ डाउट्स थे मेरे पास. तो एक बच्चा कहता है कि मैम इसको खोलेंगे कैसे? बेटा हमें इमेजिन करना है कि हमने इसको खोल दिया, इसके स्ट्रक्चर को. हम हाथों से नहीं खोल सकते हैं धागा, तो थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ. तो आपने इसको खोला और ये धागा आपको एक्चुअली डबल थ्रेडेड दिखा. दो डबल थ्रेडेड है. डबल का मतलब पता है ना? दो चीजें. इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए. ये किसके ऊपर खुद को लपेट रहा है? यहाँ पर 8 प्रोटीन्स लगे हुए हैं. मैं 4 बनाती हूँ क्योंकि 4 पीछे है बेटा, 4 पीछे है, दिखेंगे नहीं ना. तो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स है. अब कोई पूछे हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं तो क्या बोलोगे? व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन्स? प्रोटीन्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए. देखो मैं लिख रही हूँ, व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन्स? प्रोटीन्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग डीएनए. जो बच्चे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं वो लिख सकते हैं ये बात कहीं पर. डीएनए यूज फॉर पैकेजिंग डीएनए. ठीक है, सॉरी, प्रोटीन्स यूज फॉर पैकेजिंग डीएनए. अब क्योंकि ये 8 है तो इसको एक नाम दिया था हमने. क्या नाम दिया था? ऑक्टामर. ऑक्टा का मीन्स क्या होता है? 8. ठीक है. अभी इसके ऊपर कॉइल कर जाएगा. ग्रीन कलर का था हमारा डीएनए. अभी इसके ऊपर ऐसे ऐसे कॉइल कर जाएगा.
जब भी आपको ऐसे कॉइलिंग वाला एरिया दिखेगा, देखो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स है, थोड़ा सा आगे जाकर और हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाएंगे 8, थोड़ा सा आगे जाकर और हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। अभी कैसे कॉइल करेगा, इसके ऊपर सांप की तरह खुद को लपेट लेगा, देखो ये डबल थ्रेडेड है, ये ऐसे लपेटता जा रहा है खुद को। नाउ दीज स्ट्रक्चर्स, यहां पर जहां बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो रही है, ये वाला ये वाला ये वाला, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर पढ़ेंगे, समझ आ गया इतना। अब देखो जिन बच्चों को अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, आर यू एबल टू सी दिस थ्रेड, मैं अपने पड़ोसियों से धागा मांग कर लाई, मेरे पास तो था नहीं। आर यू एबल टू सी दिस थ्रेड, दिस इज, अगर मैं इस थ्रेड को खोल दूं तो ये 2 धागों में लपेट जाएगा, एक इधर और एक इधर, 2 धागे ऐसे लपेट जाएंगे, बताओ ये 2 धागे दिख रहे हैं आपको। अब ये बेटा एक दूसरे से कॉइल्ड है, एक दूसरे से कॉइल्ड है, दिख रहा है ना सबको। अब ये जो कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर ये कॉइल कर रहा है, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स। तो एक बात समझो, एक बात समझो, कहाँ गया मेरा पेन, पेन कहाँ गया, ये रहा, देखो ये वाला जो क्रोमैटिन है, इसको क्रोमोसोम बनने की जरूरत ही क्यों पड़ी। हाँ 3D डायग्राम भी दिखाऊंगी। इसको क्रोमोसोम बनने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि बेटा ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज होता है 10⁻⁻6 मीटर्स। मतलब देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 को डिवाइड कर दो और नीचे 6 जीरोस लगा दो, 4 हुई है ये, 6 जीरोस लगा दो, इसको हम बोलेंगे माइक्रोमीटर। क्या बोलेंगे, माइक्रोमीटर। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। तो न्यूक्लियस की जो डायामीटर है दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। और ये जो डीएनए है, ये जो धागा है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर्स, 2.2 मीटर्स, 2.2 कम से कम इतना हो गया यहाँ तक। अब इतना लंबा धागा एक ऐसे न्यूक्लियस के अंदर कैसे एडजस्ट होगा, हाईली कॉइल करके, हाईली कॉइल करके। क्लियर है, चलो न्यूक्लियोसोम्स भी क्लियर हो गया, यहां तक बातें समझ आ गई। अब 3D डायग्राम भी देख लो एक बार। 3D डायग्राम यहां से आएंगे, बायोलॉजी, फिर हमें क्या देखना है बायो में, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना है। इसको कर लेते हैं जूम। न्यूक्लियोटाइड तनिष्क का बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी आपने सिर्फ न्यूक्लियोसोम पढ़ा है, न्यूक्लियोटाइड अभी पढ़ाऊंगी, आज ही पढ़ाऊंगी आज की क्लास में। अगर खजाने के पूरे लेक्चर्स देख लिए नहीं फिर तो ठीक है, बट तुम्हें नई क्लासेस, लाइव क्लासेस में मजा आएगा ना, पुराने क्लासेस देख के बैठ जाओगे फिर क्या फायदा। अच्छा देखो कितना सुंदर लग रहा है ये देखो, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इसको हाईली कॉइल, जो मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ ना हाईली कॉइल करके, इस पर अगर पेन चल जाए तो, नहीं चल रहा है, इसके ऊपर ऐसे कॉइल 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 हो जाएगा। एक बार फिर से ट्राई करें, नहीं चलेगा इसके ऊपर पेन, ठीक है, ऐसे कॉइल हो जाएगा। ये जो आपको, अब देखो जूम कर रही हूँ, ये जो आपको येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यहां से देखो, यहां से देखो, ये जो आपको येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स है बेटा। ये सारे क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हिलता, थोड़ा सा टच करो हिल जाता है। हाँ देख पा रहे हो, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स। और जहां जहां आपको हिस्टोन प्रोटीन्स की पैकेजिंग दिख रही है, उस एरिया को हम क्या बुलाएंगे, न्यूक्लियोसोम। अब और जूम कर दूं इसको, डीएनए आपको अलग से दिख रहा है, डीएनए का स्ट्रक्चर आप आज पढ़ोगे, डीएनए का स्ट्रक्चर आज पढ़ोगे, ठीक है, क्लियर है। सेंड टू स्टूडेंट में कुछ एरर आ जाती है, मैं सेंड तो कर देती हूँ, देखो ये एरर आ रही है अभी भी। हाँ कोई बात नहीं, ये टीम ठीक करेगी। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ध्यान से सुनो, कोई नई बात बता रही हूँ। दिस इज व्हाट, टेल मी इन द कमेंट्स, ये जो धागा दिख रहा है ये क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये जो धागा दिख रहा है ये क्या है। पल्लवी सिलेबस के हिसाब से चलेंगे बेटा, पहले मैं आपको स्टेजेस नहीं बता सकती हूँ, सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। साथ में नोट्स बना सकते हो आदर्श, इट इज अप टू यू, योर चॉइस। 10th में आ गए हो, बड़े बच्चे हो, अब आपको डिसाइड करना है कि नोट्स कब बनाने हैं, लेक्चर देखते देखते या लेक्चर के बाद। थैंक यू क्वेश्चन, बच्चा लिख रहा है मैम आप बहुत अच्छी हो,
थैंक यू, डीएनए है, ठीक है। अब हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जिन्होंने नहीं भी लगाई वो भी सुन लो, डीएनए के ऊपर छोटे छोटे एरियाज हैं जिसको जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। तो बेटा ये तो पूरा डीएनए है। अब जीन्स को और ज्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में, बट जस्ट इमेजिन कि इतना एरिया जो डीएनए का है, ठीक है, उसको हम अगर जीन बोल रहे हैं तो यहाँ पर बेटा हाइट का प्रोटीन बनेगा। मान लो मैंने बोला इतना एरिया जो है वो एक जीन है, और ये अगर मेरा डीएनए है तो ये मेरी हाइट बनाएगा। हाइट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ हार्मोन, है ना। हाइट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ हार्मोन। तो वो ग्रोथ हार्मोन यहां पर प्रोटीन बनेगा ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। मेरी आईज का कलर बनाना है ब्लैक, तो यहां पर आई कलर का प्रोटीन है, आई कलर का जीन है, वो प्रोटीन बनाएगा और मेरी आंखों का कलर ब्लैक हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है? जल्दी बताओ। ये रेड कलर क्या है मैम? ये क्या है? ये आज की क्लास में पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारी आंखों में जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पता है, जितनी हमारी आंखों का डार्क कलर होगा उतना हमारे अंदर मेलेनिन होता है। हार्मोन ग्रोथ, वेरी गुड, ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए ग्रोथ हार्मोन है, और कैरेटिन नहीं, मेलेनिन। कौन सा है? मेलेनिन। हमारी आंखें जितनी भी ज्यादा डार्क है, मेलेनिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है आंखों में, और जिनकी ब्लू कलर की है या ग्रीन कलर की, लाइट हेजलनट कलर जो, हेजलनट नहीं है चॉकलेट याद आ रही है मुझे, हेजल कलर की जो आंखें होती है उसमें भी लाइट मेलेनिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आएगा नहीं सिलेबस में, ऐसे ही बता रही थी। अब हम इस डीएनए पे बाद में आएंगे क्योंकि हमें आगे डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब मैं कुछ बच्चों के डाउट्स ले रही हूँ यहाँ पर जो कमेंट्स में आए थे। वैसे तो आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर लखन ने पूछा, 3D डायग्राम हमने देख लिया। ये ओपन कैसे होता है? हम ओपन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ने के लिए उसको जूम करके देख रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर? सी देयर आर, आपको एक ही टाइप का प्रोटीन अभी पढ़ना है, हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए को पैक करने में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द होल स्ट्रक्चर कॉल्ड? डायग्राम समझ नहीं आया? कहाँ डायग्राम समझ आ गया? अब मैंने डायग्राम फिर से समझा दिया, ठीक है। चलो, एनाफेज हम पढ़ेंगे। जीन्स आपको पता चल गया जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो आगे बढ़ो। नाउ क्रोमैटिड्स की डेफिनेशन आपको मिल गई, क्रोमैटिड्स की डेफिनेशन आपको मिल गई। फिर से बात कर लेते हैं एक बार क्रोमैटिड्स की। मुझे क्या बताना था? मान लो अब सेल क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड कर रहा है। सेल क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, डिवीजन हो रही है सेल की। तो अपना ये एक सुंदर सा प्यारा सा सेल है, ये अपना एक सेल है, ठीक है। इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स बना लूं। देखो अब मैं न्यूक्लियस नहीं बनाती हूं, बस मैं ऐसे ही डायग्राम बना देती हूं। ऐसे बनाने से अच्छा अब हम क्रोमोसोम को ऐसे ड्रॉ कर ले तो इजी रहेगा, तुम्हारे लिए भी आसान रहेगा, मेरे लिए भी आसान रहेगा, जल्दी बन जाएगा। ह्यूमन सेल है तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 तो यहाँ बना नहीं सकते, 2-3 से अपना काम चल जाएगा। अब इसको अगर अपने सेल बनाने हैं बेटा, तो इसको अपना बराबर का सामान 2 सेल में डिवाइड करना होगा। टेल मी, अपना बराबर का सामान 2 सेल में डिवाइड करना है। अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम है, क्योंकि ये ह्यूमन का सेल है, तो बेटा अगर ये नया सेल बनाएगा तो भी इसमें 46 क्रोमोसोम्स देगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स देगा। मान लो ये स्किन का सेल है, ह्यूमन स्किन सेल, ये ह्यूमन की स्किन का सेल है मान लो, तो इसके पास 46, तो आगे भी 46 ही देगा। चलो तुम डुग्गू की बॉडी का सेल मान लो, 46 देगा। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब क्रोमोसोम का नंबर सेम रहे। क्रोमोसोम का नंबर बेटा यहाँ 46, इसके बच्चों वाले सेल में भी 46, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? माइटोसिस। इसमें क्या हो रहा है? इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम एक और नाम देते हैं, ध्यान से सुनो, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब इक्वल से आया, ये इक्वल, इक्वल मतलब बराबर। पापा के पास 46 क्रोमोसोम, बच्चों के पास भी 46 क्रोमोसोम। बोलो 23 कब होगा बेटा? वो मियोसिस में होगा, अभी नहीं पढ़ना। 23 कब होगा वो मियोसिस में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में, बट आज नहीं। अब इसके डाउट पूछो, क्या डाउट आ गया इसमें? जल्दी से बताओ इसमें क्या डाउट है,
डिप्लॉइड, हेप्लॉइड डिप्लॉइड भी बता दूं? हेप्लॉइड डिप्लॉइड जानना चाहते हो क्या होता है? अभी बताती हूँ। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब सिंपल माइटोसिस है। यहां से एमसीक्यू पूछा जाएगा। 46 क्रोमोसोम जो थे वो 46 में डिवाइड हो गए, ठीक है। जैसे एक पेरेंट्स है, ठीक है, जनरली 2 बच्चे हैं उनके, तो पापा के पास 10 करोड़ की जमीन है, तो अपने दोनों बच्चों को 5-5 करोड़ नहीं बांट रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि जितनी मेरे पास थी मैं अपने हर एक बच्चे को उतना देना चाहता हूँ। तो पापा ने अपने पहले 10 करोड़ की जमीन की कीमत को करा 20 करोड़ और फिर दोनों बच्चों में 10-10 करोड़ बांट। समझे? ठीक है, चलो अब इसको क्या करना है? अपना सामान डबल करना है। क्या करना है? अपना सामान डबल करना है। ये देखो सामान डबल हो गया, सामान डबल हो गया, सामान डबल हो गया, यहां पर दिख रहा है, दिख रहा है, सामान डबल हो गया यहां पर, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे? क्या यहां पर 46 क्रोमोसोम 92 हो गए या क्रोमोसोम 46 ही रहे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। मैंने क्या पूछा है? अब पोल आने वाला है। मैंने पूछा है कि ये 46 क्रोमोसोम यहां पर 92 हो गए या 46 ही रहे? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सिर्फ ए और बी में से चूज करना, सिर्फ ए और बी में से चूज करना है, ठीक है। 30 सेकेंड्स, ए और बी में से चूज करो। क्या पूछा मैंने कि बेटा ये 46 क्रोमोसोम जो पहले थे इसको अपना सामान डबल करना है, तो क्या आप इसको 92 क्रोमोसोम बोलोगे या 46 क्रोमोसोम बोलोगे? हाय अनुष्का, मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी अनुष्का है। हैप्पीनेस कैसे डबल करें? हैप्पीनेस इज अ डिसीजन दैट यू मेक एवरी डे। हैप्पीनेस इज अ चॉइस। G1 G2 आते हैं भाई, अभी ऐसे सब्र करो। ऐसे अचानक से तुम्हें मैं सब कुछ पढ़ाने लग जाऊंगी, बच्चों को कैसे समझ आएगा? सो द राइट आंसर इज, हो गया क्या? टाइम होने वाला है। राइट आंसर इज 46 क्रोमोसोम ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 46 क्रोमोसोम ही बोलेंगे। चलो कुछ बच्चों ने यहाँ पर ए वोट दे दिया, इन बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब जिनको गड़बड़ लग रही थी वो मेरी बात सुनो। जिनको लग रहा है 92 क्रोमोसोम, आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है। देखो आप सोच रहे होगे एक्चुअली डबल क्या हुआ। मैं यहाँ एक डब्बे में लिख रही हूं ओनली डीएनए, देखो ध्यान से, डीएनए, प्रोटीन्स और बीच बीच में ना बेटा थोड़ा सा आरएनए भी पड़ा हुआ होता है। क्रोमोसोम किससे बना है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। यहां पर आओ, फिर से आओ, इस क्रोमोसोम को देखो, ये एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में क्या पड़ा है? डीएनए पड़ा है, बीच में हिस्टोन प्रोटीन्स पड़े हुए हैं जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। बट कल मैंने आपको एक और बात बताई थी कि बेटा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी क्रोमोसोम के अंदर मिली हैं। क्या मिला है? आरएनए मिला है बीच बीच में थोड़ा सा, और दूसरे प्रोटीन्स मिले हैं जिनको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये एक्स्ट्रा सामान है क्रोमोसोम के अंदर, ये एक्स्ट्रा सामान है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने क्यों नहीं बोला कि ये डबल हो गए? ये 2 क्रोमोसोम है क्योंकि इनका सेंट्रोमेयर सेम है, ये दोनों सेम सेंटर से अटैच्ड है। इस सेंटर को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम के सेंटर को क्या बोलते हैं? क्या सच में क्रोमोसोम का कोई सेंटर होगा जो डॉट जैसा दिखेगा? ये तो डायग्राम में दिखाया है मैंने, सच में क्रोमोसोम ऐसे डॉट जैसा नहीं दिखता है उसका सेंटर, बस एक एरिया है जो इसको हाफ डिवाइड कर रहा होगा। इस एरिया को हम बोलते हैं, कल याद कराया था मैंने, क्या बोला था? लो डेटा मोड कैसे करें? बेटा देखो आप अपनी ऐप पे, मैं टीम से पूछ कर बताऊंगी, ऐसे मुझे तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें गाइड नहीं कर पाऊंगी कि कहाँ पर जाकर क्लिक करना है। सेंट्रोमेयर, वेरी गुड। क्या है ये? सेंटर, सेंटर ऑफ क्रोमोसोम। कहाँ लिखूं? यहीं पर मार्क कर देती हूं। सेंटर इज नोन एज सेंट्रोमेयर। कोई नहीं पूछेगा अभी काइनेटोकोर क्या होता है, क्योंकि अभी हमें पढ़ना ही नहीं है, अभी नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रोमेयर कैसे याद रखोगे? क्रोमोसोम बोल रहा है मेरे सेंटर में, मेरे सेंटर में, ठीक है। नाउ ओनली यहां पर क्या हुआ? समान डबल तो हुआ है, समान एक्स्ट्रा तो हुआ है। हम क्रोमोसोम 92 नहीं बोल रहे हैं, बट समान तो बदला है। तो ओनली डीएनए, प्रोटीन्स एंड आरएनए इज, और आर जो भी है, डबल्ड।
ओनली प्रोटीन्स डीएनए आरएनए आर डबल्ड। समझे या नहीं समझे? अब फिर से देखो, मैं घर से चम्मच लाई हूं। ये चम्मच सारे बच्चे इमेजिन करेंगे चम्मच क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसको और चम्मच बनाना है क्योंकि इसको नई सेल में भेजना है, अपना सामान डबल करना है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, ये अपना डाटा बोल रही हूँ, तुम जो कमेंट्स में लिखते हो ना वो यहाँ पर आ जाता है, ध्यान से सुनो। अब ये क्या करेगा, अपना डीएनए एक्स्ट्रा बनाएगा, प्रोटीन्स एक्स्ट्रा बनाएगा, आरएनए भी बनाएगा, क्योंकि सेंट्रोजोम नहीं, क्रोमोसोम तो बराबर रखना है, क्रोमोसोम का सामान तो बनाना ही है। तो ये देखो क्या करेगा, ऐसे डबल हो जाएगा, ऐसे डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका सेंटर है जहां से ये दो चम्मच जुड़े हुए इसको सेंट्रोमेयर बोलेंगे। और ये दोनों अब क्या हो गए, इसको पहला और दूसरा क्रोमोसोम बोलना पाप है। ये एक ही क्रोमोसोम है, अभी भी एक ही क्रोमोसोम है, अभी भी एक ही क्रोमोसोम है, अभी भी एक ही क्रोमोसोम है, क्योंकि सेम सेंटर से जुड़ा हुआ है। पर मैम इसको और इसको कोई अलग नाम भी तो देना चाहिए, अलग नाम भी तो देना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड्स, ठीक है। और क्योंकि ये सेम सेंटर से जुड़ा हुआ है तो दोनों बहनें हैं, ये कहती है तू मेरी बहन मैं तेरी बहन, ठीक है। तो दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे, ठीक है। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, तो यहां पर भी 46 क्रोमोसोम जाएंगे, यहां पर भी 46 क्रोमोसोम जाएंगे, ठीक है। चलो क्रोमैटिड्स की डेफिनेशन आपको यहां मिल जाएगी, कहां गया क्रोमैटिड्स की डेफिनेशन, वन वर्टिकल हाफ ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर गया है, अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड। बेटा क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड। अगर डीएनए पहले n था तो अब हम उसको क्यों बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2n बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2n। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का कोई नाम नहीं पढ़ना आपको, कोई नाम नहीं पढ़ना, ठीक है प्रत्युष। चलो क्रोमैटिड्स की स्पेलिंग सही लिखो, वन वर्टिकल हाफ ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये पहला क्रोमोसोम अब ये डुप्लीकेट कर गया, ठीक है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, इसी को हम क्रोमैटिड बोलते हैं। दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स, आइडेंटिकल मतलब सेम, जो एक ही सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं उनको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग होंगी, किस फेज में, एनाफेज में। घबराने की जरूरत नहीं, एनाफेज मैंने अभी बताया ही नहीं तो मैं पूछूंगी भी नहीं, तो बस अभी पढ़ लो कि एनाफेज में अलग होती है, बुक में लिखा हुआ है। एनाफेज कब आएगा, बाद में आएगा। कह क्या रहा है वो कि ये जो दो बहनें हैं, ये जो पहली बहन है और जो दूसरी बहन है, ये एक दूसरे से अलग भी होती हैं। बेटा अलग होंगी तभी तो एक इसमें जाएगी और दूसरी इसमें जाएगी, तो जब अलग होती हैं उसको हम एनाफेज बोलते हैं, ओके। न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन ये है वादिनी, न्यूक्लियोसोम इज द एरिया इन द डीएनए वेयर देयर इज हाई कॉइलिंग ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए। चलो इतना हो गया। अब एक सवाल पूछो, देखती हूँ मैं तुम्हारा आईक्यू कितना ज्यादा है। आईक्यू टेस्ट, जब मैंने आपको 3D डायग्राम दिखाया था, ठीक है, उसमें वन क्रोमैटिड था, या इसको क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, वन क्रोमैटिड था विद n डीएनए। देखो ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रही हूं, थोड़ा सा ऑप्शन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रही हूं। क्या बोला मैंने, जब आपने 3D डायग्राम देखा था तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चर था, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, यानी कि वन क्रोमैटिड और डीएनए मैंने लेट कर लिया, मान लिया कि डीएनए n था। या फिर बी, टू क्रोमैटिड्स थे और डीएनए का अमाउंट डबल था, यानी कि n को देखो मैंने डबल करके क्या लिखा, 2n। बताओ मुझे, आईक्यू टेस्ट है, पोल सेट कर रही हूं, ए और बी में से चूज करना। क्वेश्चन समझे, डायग्राम फिर से नहीं दिखाऊंगी, 3D डायग्राम जो हमने देखा उसमें से चूज करना है कि ऐसा देखा था या ऐसा देखा था। 30 सेकेंड्स देखते हैं। तुम बड़ा बोलते रहते मैम डायग्राम दिखाओ, मैम पोल दिखाओ, मैम पोल दिखाओ। अब देखो पोल, और पोल से ही रिलेटेड, डायग्राम से ही रिलेटेड आंसर करो। माइटोसिस अभी बताया ही नहीं है कुछ। माइटोसिस में बस इतना बताया कि अगर पेरेंट के पास 46 क्रोमोसोम है तो नए सेल के पास भी 46 क्रोमोसोम जाएंगे, इतना ही तो बताया अभी। नॉन सब डबल होता है, सब डबल होता है। बच्चों में बांटना है ना बराबर, ऐसे पार्शियलिटी तो नहीं करेंगे भाई, एक में हिस्टोन प्रोटीन्स डाले दूसरे में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं डाले, सब डबल होता है, ठीक है,
सब कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बी इज करेक्ट, 100% श्योर। लेजीनेस कैसे ओवरकम करें? मैं खुद लेजी हूं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? यहाँ पे बिल्कुल तुम्हारी क्लास से 5 मिनट पहले पहुंची हूं मैं। चलो मिलके काम करेंगे। लेजीनेस में ना हम और विक्ट्री बैच के बच्चे मेरे निंजा मिलके काम करेंगे। मैम भी ठीक होंगी, तुम भी ठीक होगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, अच्छा है IQ। देखते हैं कितने % बच्चों का अच्छा है। 73% का अच्छा है, 26% अभी भी सो रहे। हमजा, मोनिका, आर्यमन, आर्यन, आराध्या, कशिश, अननोन, देवाल, देवल जो भी नाम है, अर्णव, अभिजीत, राज। चलो जी, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो DNA मैंने तुम्हें बताया था ये कैसे दिखता है। डबल कैसे होता है वो अभी बताऊंगी, कैसे होता है अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, अनुराग हो जाता है कभी कभी। वर्टिकल हाफ, वर्टिकल मतलब सीधा। वर्टिकल हाफ का क्या मतलब है? अरे यार इतनी सिंपल सी बात है, इंग्लिश सब्जेक्ट है तो तुम्हारे पास। वर्टिकल मतलब सीधा, हाफ मतलब आधा। वर्टिकल मतलब सीधा, हाफ मतलब आधा। ठीक है। टीलोमेयर क्या होता है? कुछ बच्चे पूछ रहे बेटा ये जो एंड है ना, ये जो क्रोमोसोम का एंड है इसी को टीलोमेयर बोलते हैं। द एंड ऑफ क्रोमोसोम, द एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम is known as telomere और सेंटर is known as centromere। एक और बात बताती हूँ, ऊपर वाली आर्म को P आर्म बोलते हैं, नीचे वाली आर्म को Q आर्म बोलते हैं। जैसे मान लो मेरा हाथ अभी क्रोमोसोम है तो ये सेंट्रोमेयर हो गया, आगे वाली P आर्म बोल दी हमने, ये ऊपर वाली P आर्म, नीचे वाली Q आर्म। ठीक है, छोटी छोटी बातें, सिंपल सिंपल बातें। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA। क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ठीक है, अब सुनो। मैम प्लीज लिसन, क्या हो गया? क्या सुनना है? क्या हो गया निश्चय? कौन सा डाउट पूछा था? मैंने आज डाउट्स देखे हैं तुम्हारे, तो एक बार जाकर देखो, या तो मैंने आंसर करा होगा या फिर एक और टीम बैठती है SME, ये डाउट सॉल्व करने वाले टीचर्स हैं, इन्होंने बता दिया होगा। अब यहां पर आओ बेटा, DNA कैसे बनाया था मैंने अभी? डबल, ऐसे धागा बना देती हूं मैं। अब तुम्हें ऐसे लगता है कि ये जो, फिर से मेरे को बाली यूज करने पड़ेंगे, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो DNA है, ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे ऐसे लपेट रहे हैं, बट ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, एक सीढ़ी इमेजिन करो, लैडर जिसको हम बोलते हैं। क्या इमेजिन करोगे? लैडर। ये ऐसा लग रहा है एक सीढ़ी है, डुग्गू चढ़ रहा है, मान लो इसके ऊपर चढ़ रहा है डुग्गू, टोपी लगा के चढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर 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 जाते जा रहे हैं, तो ये क्या है बेटा? लैडर है। तो हमने DNA के स्ट्रक्चर को लैडर से ही कंपेयर किया है, हमने DNA के स्ट्रक्चर को सीढ़ी से कंपेयर किया। तुमने मूवी में वो घर देखे हैं या सच में वो घर देखे जिसमें ऐसे गोल गोल घूमती हुई सीढ़ियां होती हैं? देखा होगा कभी, तो नहीं भी देखा तो इसको इमेजिन कर लो, ये सीढ़ी यहाँ पर सीधी है, अब इस सीढ़ी से हम ऐसे चलेंगे, ऐसे गए 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 और ऐसे ऐसे घूम गए। क्या इस लैडर की ये वाली जगह और ये वाली जगह आपस में मिल रही है? क्या एक दूसरे से चिपक रहे हैं दोनों धागे? नहीं मिल रहे, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? DNA इज लैडर DNA स्ट्रक्चर, या DNA स्ट्रक्चर लिख लो। ठीक है, यहां पर हम एक और चीज लिख सकते हैं, दैट इट इज डबल हेलिकल। हेलिकल मतलब सांप जैसा घूमा हुआ, हेलिकल मतलब सांप जैसा घूमा हुआ। डबल मतलब 2 जगह, डबल मतलब 2 स्ट्रैंड्स, 2 धागे, डबल मतलब 2 स्ट्रैंड्स। हैरी पॉटर में देखा है, उसमें तो बेटा वो जादुई सीढ़ियां थी, वो तो इधर जुड़ जाती थी कभी उधर जुड़ जाती थी। हाँ उसमें, अच्छा तुमने ऐसी वाली भी देखी है, मुझे याद नहीं है, बट ठीक है, अब समझ गए ना तुम, समझ गए ना। तो ये धागा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपस में चिपक गया, बस क्योंकि हमें ड्रॉ करना है इसको तो हम ऐसा दिखा देते हैं, बट एक्चुअली ये धागे दोनों आपस में मिलते नहीं है एक दूसरे से। DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल है, याद कर लो, याद कर लो, DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल है। एंटी पैरेलल क्यों है, ये सब पढ़ने के लिए, ये सब अभी बताती हूँ। चलो यहाँ पर अब हम DNA को समझेंगे कैसे। रुक जाओ, अभी 3 प्राइम 5 प्राइम रुक जाओ भाई, बाकी बच्चे जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा तो अभी ऐसे नहीं बता सकती मैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे DNA का इतना हिस्सा, ये जो मैंने रेड पार्ट बना दिया ना, इतना हिस्सा पढ़ेंगे। ये हिस्सा अगर आप जूम कर दो तो ऐसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा।
मटकी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब किसी बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसोम। भाई जमीन आसमान का फर्क है। न्यूक्लियोसोम तुमने पढ़ा था जहां हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए कॉइल कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए के एक हिस्से का पार्ट है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए के एक हिस्से का पार्ट है। तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये क्या है अभी पढ़ेंगे, बट ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का इतना हिस्सा बनाता है। यहां एक न्यूक्लियोटाइड, देखो यहां एक न्यूक्लियोटाइड, यहां दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यहां एक और न्यूक्लियोटाइड, यहां एक और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ठीक है। बताओ मुझे, डीएनए बोलते बेटा डबल हीलिक्स, ठीक लिखा है बिल्कुल, ठीक है। टेल मी, इज दिस क्लियर? क्या करा हमने अभी, न्यूक्लियोटाइड ऐसे याद करो कि ये डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। देखो कैसे, ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के ऊपर जुड़ जुड़कर बड़ा सा डीएनए बनाते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जुड़कर बड़ा सा डीएनए बनाते हैं। तो मैंने क्या लिखा, देखो आगे आओ इसको पढ़ो। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, याद कर लिया। इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, मैक्रो मीन्स लार्ज। ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, सोचो ना 2.2 मीटर्स लंबा धागा, 2.2 मीटर्स लंबा धागा क्या होता है, धागा, ठीक है, धागा। सो कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स क्या है अभी बताऊंगी मैं। ईच सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड मतलब बेटा ये आधी सीढ़ी की बात कर रहे हैं। ईच सिंगल स्ट्रैंड हैज रिपीटिंग यूनिट्स, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर यूनिट्स पड़ी हुई हैं, जिसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड पूरे डीएनए को बना रहा है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ ले, इसका स्ट्रक्चर पढ़ ले। न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉट इक्वल टू जीन्स, नो 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 नो। यहां पर आओ अभी, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, यहां पर मुझे रखना चाहिए था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चलो कोई बात नहीं, यहां से शुरू हो रहा है। ईच न्यूक्लियोटाइड, हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें हैं, हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें हैं। देखो फिर से सुनो, ये था हमारा डीएनए, जो बच्चे भटक गए कि मैम क्या बोल दिया आपने, कुछ नहीं समझ आया, ये हमारा डीएनए था। मैंने बोला डीएनए को कौन बना रहे, न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे। ये येलो येलो क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, एक के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए, ठीक है। अब मुझे देखना है कि भैया ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर क्या है, तो हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं। अब देख रहे हो, तुम्हें लग रहा था कि भाई डीएनए तो बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, बट एक्चुअली डीएनए के अंदर बहुत सारी चीजें घुसी हुई है, बहुत सारी चीजें घुसी हुई है डीएनए के अंदर, ठीक है। ये समझाने के बाद मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगी, बट पहले ये देखो तीन कंपोनेंट कौन कौन से। पहला कहता है फॉस्फेट ग्रुप है, पहला क्या पड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा है नाइट्रोजनस बेस, तीसरा है पेंटोज शुगर। याद कर लो, समझा भी रही हूं बट याद भी कर लो। सबसे पहले बीच में एक पेंटोज शुगर पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, पेंटोज शुगर। व्हाट इज पेंटोज शुगर, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा है, बेंजीन पढ़ा है केमिस्ट्री में, बताओ, थोड़ी सी केमिस्ट्री आएगी यहाँ पर। बेंजीन कुछ ऐसा ही बनता है, ऐसा कुछ बेंजीन पड़ता है, ऐसे ही पढ़ा है आपने, है ना। अभी बेंजीन एक हेक्सा रिंग है, हेक्सा रिंग मतलब एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। कितने हैं, कितने यहाँ पर कार्बन है, 6 कार्बन है। बट ये जो शुगर है यहाँ पर, ये जो शुगर है, इट हैज 5 कार्बन, इट हैज 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5 होगी बेटा इसके ऊपर, यहां पर नहीं होगी, यहां ऑक्सीजन ग्रुप होता है, यहां सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ग्रुप पड़ा हुआ है। तो इट इज अ पेंटोज शुगर। पेंटोज, पेंट मतलब 5, 5 क्या है बेटा, 5 कार्बन की बात हो रही है,
5 कार्बन की बात हो रही। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये नहीं पढ़ा होगा बेंजीन रिंग, मान गई मैं, नहीं अच्छी लगती केमिस्ट्री मैम, क्यों पढ़े हम, नहीं आता हमें। ग्लूकोज तो पढ़ा होगा, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? C6H12O6, 6 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है, ठीक है, और ये पेंटोज शुगर है। तो बताओ मुझे, पेंटोज शुगर क्लियर हुआ? वेरी फनी अभिमन्यु। शुगर में कार्बन, तो और किससे बनती है शुगर? शुगर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये वो चीनी की बात नहीं हो रही जो आप चाय में डालकर पीते हो या आप कॉफी में डालते हो, व्हाइट शुगर की बात नहीं हो रही है, ये कार्बोहाइड्रेट्स वाले शुगर की बात हो रही है। यहां लिख रही हूं कार्बोहाइड्रेट, रोटी में, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, मैंगो में भी बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप की शुगर में डिवाइडेड है, शुगर और एक होता है स्टार्च, ठीक है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट ही है ये एक तरीके का। अभी हमने न्यूक्लियोटाइड का एक ही कंपोनेंट पढ़ा है, हमने, कौन सा? पेंटोज शुगर। ये रही तुम्हारी सुंदर सी पेंटोज शुगर, ठीक है, बिंदी लगा देते हैं इसको। पेंटोज शुगर क्लियर हुआ। और ये क्या है ऊपर बेटा? ऑक्सीजन है। ऊपर क्या है? ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। स्ट्रक्चर आएगा? नहीं आएगा, स्ट्रक्चर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बट इसका स्ट्रक्चर मैंने एक रीजन से बताया, अगर तुम मुझे ध्यान से सुनते हो ना तो तुम्हें समझ आएगा। ये जो यहाँ पर शुगर है इसको बोलते हैं डी, देखो ध्यान से सुनो, इस शुगर का, सुंदर सी शुगर का नामकरण कर रहे हैं हम, इसका नाम रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? डी ऑक्सी राइबो शुगर, डी ऑक्सी राइबो। डी मतलब जब भी हम डी लगाते हैं ना, हम कोई चीज हटा देते हैं, डी मतलब हम कोई चीज हटा देते हैं। तो हमने क्या हटा दिया बेटा? यहाँ पे जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा ना, इन दोनों के साथ OH जुड़ा हुआ था। क्या जुड़ा हुआ था? C के साथ OH जुड़ा हुआ था। बट इस सेकंड वाले कार्बन पे, ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, सेकंड वाले कार्बन पे ना हमने क्या किया? H हटा दिया, O हटा दिया, सॉरी क्या हटा दिया? O हटा दिया। देखो मैं क्या लिखूंगी अब? सिर्फ O लिखूंगी यहाँ पर। क्या लिखूंगी? O लिखूंगी यहाँ पर। तो ये क्या बन गई? डीऑक्सी राइबो शुगर, अब ये मैंने क्यों बताया? ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि हमने आरएनए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आरएनए के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। देखो तुम डीएनए और आरएनए साथ साथ पढ़ रहे हो, बस डीएनए के अंदर यहाँ डीऑक्सीराइबोज लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या हटा दिया? ऑक्सीजन हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया। और जब मैं राइबोज की शुगर बनाऊंगी, जो कि बिल्कुल इसकी बहन ही है, देखो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा इसका भी, C1, C2, C3, C4, C5, बट यहां मैं OH ही लिखूंगी। तो तुम कल से मेरी जान खा रहे हो, मैम आरएनए बता दो, मैम क्यों नहीं बता रही हो? इसलिए नहीं बता रही थी। डीएनए पढ़ा, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड पढ़ा। डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड की पहली चीज पढ़ी पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में एक फॉर्मूले में एक कार्बन के साथ यहाँ ये डीऑक्सीराइबो है और ये राइबो है। ये क्या है? राइबो है, ठीक है। सिर्फ सेकंड कार्बन पे चेंज होता है, पूरे कार्बन पे चेंज नहीं होता, सिर्फ सेकंड कार्बन को हम बदलते हैं। क्या ये स्ट्रक्चर आएगा? नहीं आएगा पेपर में। तुमने पूछा था तो मैंने बताया। क्या ये पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। तो जो बच्चे डर गए इससे, नहीं पूछा जाएगा ये सब, ठीक है। चलो एक चीज हमने पढ़ ली, डीऑक्सीराइबो शुगर। अच्छा जी, अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है बेटा फॉस्फेट ग्रुप। क्या पढ़ना है? फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो 5वां कार्बन है ना, देखो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इस 5वें कार्बन के साथ PO4- का ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इस कार्बन के साथ PO4- जुड़ा हुआ है। केमिस्ट्री में पढ़ा है ना तुमने, क्या जुड़ा हुआ है? PO4-। सब रिपीट करूंगी अभी, पहली बार तो सुनो। क्या बोला मैंने? 5th कार्बन के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये जुड़ा हुआ है।
तो देखो आपने थर्ड नंबर वाली चीज पढ़ ली अपनी पेंटोज शुगर, क्योंकि पेंटोज क्यों बोल रहे हैं, इसके पास 5 कार्बन है और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, PO4 माइनस, जो कि फॉस्फेट ग्रुप है, जो कि फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये तो रह गया अपना नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस देखो कहाँ जुड़ा हुआ होगा, C1 के साथ। यहाँ दूसरा कलर ले लूं, कौन सा लूं, पिंक ले लेती हूँ। यहां पर जुड़ा हुआ होगा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं इस स्लाइड को रिपीट कर रही हूं। इस डायग्राम में, इस डायग्राम में ये बीच वाली क्या है बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ये बीच में हमें क्या लिख रही है, यहाँ पर क्या है, पेंटोज शुगर। बीच में क्या है हमारे पास, पेंटोज शुगर। ठीक है, यहां पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, PO4 माइनस, और ये है आपका नाइट्रोजनस बेस। ये क्या है आपका, नाइट्रोजनस बेस। 3 चीजें पढ़ ली न्यूक्लियोटाइड की, 1 2 3, डन है, डन है। PO4 माइनस क्या लिखेंगे, PO4 माइनस। तुमने किसका स्ट्रक्चर पढ़ा है एक्चुअली, ये जो आपने पढ़ा है, ये मटकी जो आपने पढ़ी है, ये मटकी किसकी थी, ये मटकी थी जो आपने पढ़ी है, ये मटकी थी, है ना। यानी कि यहां पर भी एक मटकी लगी हुई है इसके साथ, यहां पर भी एक मटकी लगी हुई है। तो अब मैं आपको ये सिखाऊंगी कि ये दूसरी मटकी इसके साथ कैसे जुड़ी हुई है। ये एक मटकी हमने पढ़ ली, दूसरी मटकी इसके साथ कैसे जुड़ी हुई है वो हमें पढ़ना है। जैसे एक, देखो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, मैं डाउट्स लूंगी, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मान लो मेरा जो हैंड है, दिस इज एक्चुअली मटकी, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस है, ये रहा देखो, ये मेरा जो हाथ है ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। और ये जो मेरी आर्म है, ये हैंड है, दिस इज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये पीछे क्या जुड़ा हुआ है, PO4 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सिलेबस में है, आपकी बुक में ऐसी छोटी छोटी बातें लिखी हुई होती हैं और आपको याद करनी पड़ती हैं, रट्टे मारने पड़ते हैं। अब ये मैं नहीं समझाती तो आप तीनों चीजों के रट्टे भी तो मार सकते थे, बट मेरा काम है यहाँ पर चीजों को समझाना। यहाँ पर आओ, अभी तो ये पार्ट पढ़ा है हमने, आधी सीढ़ी पढ़ी है, अभी तो हमने आधा पार्ट पढ़ा है। अभी हमें दूसरी सीढ़ी ऐसे जोड़नी है, ये दूसरी वाली जो सीढ़ी है वो ऐसे जोड़नी है, ठीक है। अब सुनो, इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको कैसे हम अटैच करेंगे, एक बार फिर से बना लेती हूँ इसी स्ट्रक्चर को। पेंटोज शुगर, ठीक है, इसके साथ हमने क्या जोड़ा, PO4 माइनस, और यहां पर मैंने क्या जोड़ा, नाइट्रोजनस बेस, शॉर्ट में लिख रहे हैं। यहां पर एक और मटकी होगी, बट वो मटकी उल्टी होती है, वो मटकी उल्टी होती है। देखो ये ऐसे है, इस बेचारी को हमने उल्टा लटका दिया, ठीक है। ये सैड है बेचारी, इसको हमने उल्टा लटका दिया, ऐसे ही होती है बेटा डीएनए। देखो ये अगर एक ऐसे है, डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसे है तो दूसरा ऐसे होता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसे है तो दूसरा ऐसे होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर आओ, ये मटकी क्या है, उल्टी है। अब PO4 जुड़ा हुआ है बाहर की तरफ, यहां भी PO4 कहाँ जुड़ा हुआ होगा, बाहर की तरफ। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है बेटा, बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है। यहाँ भी फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है। बट हमें इन दोनों न्यूक्लियोटाइड को पास पास लाना है, इसको जोड़ना है। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, यहाँ भी क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। यानी कि क्या हम इसको बोल सकते हैं, देखो देखो ध्यान से सुनो, हमने क्या बनाई थी, ये लैडर बनाई थी, हमने सीढ़ी बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाया। बट अभी मैंने तुम्हें एक नई बात बताई कि अगर हम इसका नाम, इसके हेड को हम बोल दें 5', इसके हेड को अगर हम क्या बोल दें, 5 बोल दें, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3, नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3। अगर ये 3 है तो बेटा ये वाला 3 नहीं होगा कभी भी, ये होगा 5' और ऊपर वाला होगा 3'। इसी को हम एंटी पैरेलल बोलते हैं। एंटी पैरेलल मैथ्स में तुम्हें पढ़ा है, पैरेलल का मतलब 2 लाइनें जो एक दूसरे से कभी ना मिले। अगर ये आगे जाकर ऐसे हो रही है तो यानी कि ये पैरेलल नहीं है, है ना। एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट।
अगर ये ऐसे है तो दूसरी ऐसे होनी चाहिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सुनो ध्यान से, ये मेरे हाथ को 5' का नाम दे दो, ठीक है। दूसरे डैश को अब यहां नहीं रखेंगे, ये 5' है तो ये भी 5' हो गया। ऐसे कभी भी नहीं होता डीएनए, डीएनए होता है ऐसे एंटी पैरेलल, ये 5' तो ये 5', ये 3' तो ये 3', ठीक है। एंटी पैरेलल फिर से सुनो नेहल, ये एक सीढ़ी मतलब आधा सीढ़ी है, आधा पार्ट है, आधी साइड है, 5' इसको बोलेंगे तो ये भी 5' होनी चाहिए, हैंड्स को 5' बोलेंगे ना, बट ये इसके साथ में कभी नहीं होगी, ये कैसे होगी, उल्टी होगी। अब तुम्हें पता है बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, पहला दूसरा तीसरा ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड तो चलो सीधे पड़े हुए हैं, दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड को उल्टा होना होगा, तभी तो देखो ये मैंने न्यूक्लियोटाइड उल्टा बनाया है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड मैंने उल्टा बनाया है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए, इनके बीच में बॉन्ड्स बनाने के लिए। जैसे तुम्हें पता है ना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर भी बॉन्डिंग है, स्टेबलाइजेशन है, जो आप बाद में पढ़ोगे। वाई का आंसर मैं आपको भी यही दे सकती हूँ, टू स्टेबलाइज द डीएनए। यहाँ देखो, इट इज एंटी पैरेलल टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। भाई डीएनए का स्ट्रक्चर मान लो अगर स्टेबल नहीं होता तो ये तो ऐसे बॉन्ड्स बीच में से टूट जाते, थोड़ी सी भी गर्मी लगती, हम गर्म पानी से नहाते, मान लो हम गर्म पानी से नहाते तो ये बॉन्ड्स तो टूट जाते, तो हमें इसको स्टेबल तो रखना पड़ेगा ना। तो एंटी पैरेलल मतलब एक लाइन ऐसे तो दूसरी लाइन ऐसे। अब एक बात बताओ, इनके बीच में यानी कि कुछ तो है जो दोनों का हाथ यहाँ पर जोड़कर रख रहा है इनको। ये देखो, मान लो ये नाइट्रोजनस बेस है, ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने हाथ को इसके दूसरे नाइट्रोजनस बेस के हाथ से जोड़ना पड़ेगा। ये ऊपर देख रहा है मान लो, ठीक है, इसको अपने दूसरे हाथ से ऐसे जोड़ना पड़ेगा। यस और नो? डाउट्स अभी ले रही हूँ, ये लास्ट समझ लो। क्या बोला मैंने, ये नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ नाइट्रोजनस बेस है, दोनों नाइट्रोजनस बेसिस को अपना हाथ ऐसे जोड़ना पड़ेगा ना। हाथ जोड़ने को क्या बोलते हैं, यहाँ बॉन्ड बोलते हैं। दोनों भाई को ऐसे हाथ मिलाना पड़ेगा, दोनों भाइयों को ऐसे हाथ मिलाना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? है ना, ऐसे होना पड़ेगा ना बेटा। वाई 5' 3' ओनली, ये तो साइंटिस्ट नाम रखे गए हैं बेटा, मैंने नहीं रखा। चलो यहाँ पर अब हमारे पास ये बॉन्ड्स कैसे बनेंगे ये पढ़ लेते हैं। आपके पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। कितने नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं? 4, ठीक है। चलो 5 लिख लो, 5 ही लिख लो। कौन कौन से? एडेनिन, एडेनिन, थायमीन, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है। मैं यहां पर देखो क्या लिख रही हूं, 4 नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन इन डीएनए। डीएनए के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेसिस होंगे? डीएनए के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेसिस होंगे? 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, थायमीन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये सब कुछ बुक में दिया हुआ है, मेरी बात सुनो। ये नाइट्रोजनस बेस क्या है? तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैम ये एडेनिन क्या है, मैम ये ग्वानिन क्या है? जैसे ग्लूकोज होता है ना केमिस्ट्री में, केमिकल स्ट्रक्चर है, जैसे बेंजीन पढ़ा है ना, ऐसे ये सारे के सारे केमिकल स्ट्रक्चर हैं, ये सारे के सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए डीएनए के सेंटर में पड़े हुए हैं, यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए डीएनए के सेंटर में पड़े हुए। ओके, नाउ हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो एडेनिन है, ये जो ए है, ये किसको पसंद करता है? इसकी गर्लफ्रेंड है थायमीन। कौन है इसकी गर्लफ्रेंड? थायमीन। एडेनिन ने अपनी गर्लफ्रेंड को कितनी रिंग्स दी? 2 रिंग्स दी। कितनी रिंग दी? 2 रिंग। तो बीच में हमने इनको 2 लाइनें दे दी, क्योंकि एडेनिन ने थायमीन को कितनी रिंग्स दी हैं? 2 दी हैं। साइटोसिन ग्वानिन को पसंद करता है, साइटोसिन ग्वानिन को पसंद करता है, ठीक है। साइटोसिन और ग्वानिन बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने 3 डायमंड की रिंग्स दी, 1 2 3, ऐसी कोई रिंग नहीं दी है। समझाने का तरीका है, एडेनिन और थायमीन, इसको देखो मैं कैसे याद रखती थी, इंग्लिश में एट लिखते हैं ना हम, एट टेबल, एट डेस्क, एट व्हाट टाइम, है ना, तो इसको मैंने एट से याद किया हुआ था।
तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद रख सकते हो। ध्यान ये रखना है एडेनिन और थाइमीन ही हमेशा जुड़ेंगे एक दूसरे से, कभी भी ए और जी नहीं बनेगा, ए और सी नहीं बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एंड इनके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड्स हैं। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमेशा कितने बॉन्ड्स होंगे? 3 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। मान लो, अब इसको मैं कॉपी करती हूँ इस स्लाइड को। मान लो अब थोड़ी जगह बना रही हूं यहां पर इसको मैं सब रिपीट करूंगी, बट अभी तुम्हें जितना मैं बता रही हूं फ्लो में समझो, उसके बाद मैं सारा रिपीट करूंगी, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए था। मान लो यहां पर एडेनिन है, यहां पर एडेनिन है, तो बेटा यहां कौन सा नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए? थायमीन। और ये इसके साथ किससे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। अब इसके नीचे एक और बना ले हम स्ट्रक्चर, यहां पर एक और पेंटोज शुगर, एक और न्यूक्लियोटाइड, यहां पर एक और नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा, यहां PO4 माइनस होगा, ये उल्टा चल रहा होगा। देखो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और यहां नाइट्रोजनस बेस होगा। ये साइटोसिन है तो यहां पर हमेशा ग्वानिन होगा, और ये कितने बॉन्ड से जुड़ेगा? 3 बॉन्ड से जुड़ेगा। भाई अमीर है, रिच पर्सन, ठीक है। साइटोसिन एंड ग्वानिन, बताओ तो इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? मैंने यहां पर कितने न्यूक्लियोटाइड्स बनाए? मेरा क्वेश्चन है अब तुमसे, सारे बच्चे कमेंट्स में आंसर लिखेंगे। यहां पर मैंने कितने न्यूक्लियोटाइड्स बनाए हैं टोटल? मैंने कितने न्यूक्लियोटाइड्स, तुम्हारी स्क्रीन पर कितने न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं? ध्यान से सुनना मेरा सवाल, मैंने क्या बोला? कितने न्यूक्लियोटाइड्स तुम्हें दिख रहे हैं? बार बार 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दिमाग में, मैं तुमसे पूछूंगी। कानुप्रिया, स्वकृति, तेजस अभी लेती हूं डाउट, भव्या रॉन्ग। कितने न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? वेरी गुड। कितने न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं ना, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, है ना? 2 नहीं, राइट आंसर इज 4। राइट आंसर इज 4। 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूं, 2 बॉन्ड वाले कितने नाइट्रोजनस बेस दिख रहे हैं? जो आपस में 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, कितने नाइट्रोजनस बेस दिख रहे हैं जो 2 बॉन्ड्स बनाते हैं? बताओ कितने नाइट्रोजनस बेस दिख रहे हैं जो 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं? यहां पर नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। इसमें कंफ्यूज हो गया ना, कोई बच्चा कह रहा है 1। देखो जिन्होंने 1 लिखा, 2 बॉन्ड ए भी बनाएगा, 2 बॉन्ड टी भी बनाएगा, तो एक नाइट्रोजनस ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, और दूसरा नाइट्रोजनस बेस ये हो गया। तो सही आंसर था 2। बट तुम समझे ना, अब तुम्हें पता है ना नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। चलो इस टेबल पर आओ, अब इस टेबल पर आओ। ये जो डीएनए और आरएनए है ना, ये डीएनए और आरएनए है, इनको हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। क्या बुलाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए और आरएनए आर द न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली। डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म है ना ये इसकी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना? तो ये जो डीऑक्सी और राइबो लिखा है, ये पेंटोज शुगर की ऑक्सीजन की वजह से है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किससे बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना है। हिस्टोन 60%, डीएनए 40%। क्लियर है? इतना याद हो गया। अब कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप जिसको PO4 माइनस लिख रहे हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में होते हैं एडेनिन, थायमीन, ग्वानोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन। याद है इतना? क्लियर है? हैशटैग क्लियर है? लिखो कमेंट्स में हैशटैग क्लियर है, क्योंकि आगे बढ़ना है। अब हमें आगे बढ़ना है। यहां पर आओ।
नाउ हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रेजेंट इन डीएनए? हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रेजेंट इन डीएनए? कितने नाइट्रोजनस बेसेस है? अब तुम कहोगे 4 है, बट बेटा पहले ना हमने एक और डिवीजन करी, देखो ध्यान से। हमने एक को नाम दिया प्योरीन्स, दूसरा कलर ले रही हूँ, सुनो 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 सुनो, आपने एडेनिन पढ़ लिया ना, आपने ग्वानिन पढ़ लिया, आपने थाइमिन पढ़ लिया और साइटोसिन पढ़ लिया ना, ये 4 पढ़ लिए ना। अब हमने ना ये सारे एक ही ग्रुप को, एक ही घर के नहीं है, ये सारे के सारे जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो एक ही घर के नहीं है बेटा। ये जो एडेनिन और ग्वानिन है, ये जो एडेनिन और ग्वानिन है, ये प्योरीन के घर से है। किसके घर से है? प्योरीन के घर से है। और ये थाइमिन और साइटोसिन पिरिमिडीन के घर से है। किसके घर से है? पिरिमिडीन के घर से। हमने इनको 2 घर क्यों दिए? एक ही घर से चारों आ सकते थे। इसके पीछे भी एक रीजन है। एक्चुअली जब तुम सीनियर क्लासेस में एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, तो बेटा ये ना 2 रिंग से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? 2 रिंग से। ये पहली रिंग और ये दूसरी रिंग, यानी कि इनका बड़ा स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर बड़ा है। बट जब मैं थाइमिन और साइटोसिन की बात करूं, इनके पास बेंजीन की तरह 1 रिंग ही होती है। इनके अंदर बेंजीन की तरह ओनली 1 रिंग इज प्रेजेंट, ओनली 1 रिंग इज प्रेजेंट। ओके, सो नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर, जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस हैं, प्योरीन्स एंड पिरिमिडीन्स 2 घर है। प्योरीन का घर बड़ा है जिसमें 2 रिंग्स हैं, एडेनिन और ग्वानिन वहां रहते हैं। और पिरिमिडीन, साइटोसिन और थाइमिन किसके घर से है? पिरिमिडीन के घर से, जिसके पास एक ही रिंग है, जिसके पास एक ही रिंग है। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा इतना? 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब ये पूछो कि ये यूरेसिल यहाँ क्या कर रहा है? बेटा ये यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है। ये यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है। किसकी जगह? किसकी जगह? एट द प्लेस ऑफ थाइमीन, एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। ये थाइमीन कभी भी आरएनए में नहीं मिलेगा, आरएनए में कभी भी थाइमीन नहीं मिलेगा। आरएनए में थाइमीन की जगह आपको क्या मिलता है? यूरेसिल। तो एडेनिन किसके साथ बाइंड करता था? टी के साथ, बट जब आरएनए जुड़ रहा होगा तब एडेनिन किसके साथ रिप्लेस होगा? यूरेसिल के साथ। ये रिंग क्या है बेटा? ये केमिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कार्बन पड़े हुए, यहाँ ये केमिकल स्ट्रक्चर है जो अभी अगर पढ़ा दिया ना मैंने तुम्हें, तो तुम कहोगे तुम बायो छोड़ दोगे बेटा, तुम बायो छोड़ दोगे अगर अभी मैंने तुम्हें ये सब बता दिया। तुम सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे ये सब, ठीक है? दिस रिंग इज द केमिकल स्ट्रक्चर, दिस रिंग इज द केमिकल स्ट्रक्चर। डाउट्स लेती हूँ मैं। तो मैम प्योरीन में थाइमीन एंड साइटोसिन क्यों है? जब भी आप ये क्यों वाला वर्ड लगा रहे हो ना डीएनए में, तो बेटा इतना समझो, स्टेबिलिटी की सारी बात है, कौन कितना स्टेबल है। जैसे कि एक बात बताओ, तुमने बेसिक पढ़ा है, एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड जुड़ते हैं, है ना? हाइड्रोजन लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दूं, यहां कुछ भी नहीं लगाऊं, तो क्या ये स्टेबल है? क्या ये स्टेबल है? ये अभी स्टेबल होगा या फिर ये अभी स्टेबल होगा? CH3 स्टेबल है या CH4 स्टेबल है? ये स्टेबल है ना बेटा, क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रॉन्स वाली सारी शेयरिंग पढ़ी है तो आप इतनी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हो कि भाई इसके इतने बॉन्ड्स बनते हैं और ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। ये स्टेबल नहीं है, तो सारी बात यहाँ पर स्टेबिलिटी पर आती है, सारी बात स्टेबिलिटी पर आती है यहाँ पर कि एडेनिन थाइमिन के साथ ही क्यों जुड़ रहा है बेटा, वो बॉन्ड ही उसके साथ बनाता है, ठीक है? अब कार्बन और नाइट्रोजन को आप जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते। अब कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा है, ये वाले स्ट्रक्चर अभी मैंने तुम्हें पढ़ा दिए तो तुम छोड़ दोगे बायोलॉजी, अभी पढ़ना ही नहीं है, अभी सिलेबस में ही नहीं है। तो अभी इतना समझो कि आपको स्टेबिलिटी बनानी है, इसीलिए एडेनिन हमेशा टी के साथ जाएगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जाएगा। और कितने बॉन्ड बनाएगा? देखो नंबर ऑफ बॉन्ड भी अलग अलग है, 1 में 2, 1 में 3, ठीक है? प्लीज टीच लाइक डेमो लेक्चर है, टोटली पैरेलल। नो नो नो, डेमो लेक्चर में मैंने आपको पैरेलल एंटी पैरेलल बताया ही नहीं है बेटा, ये एंटी पैरेलल है। अब ध्यान से सुनो, एंटी पैरेलल इज अपोजिट, ये इसका सर यहाँ तो दूसरे वाले का सर यहाँ, ठीक है? ऐसे याद रखो एंटी पैरेलल। देखो अगर ये 5' एंड है, ठीक है, डीएनए का, तो बेटा इसके पैर यहाँ आएंगे,
देखो ध्यान से सुनना ये बात भी, इसके पैर यहाँ आएंगे, दूसरे को हमने उल्टा लिटा दिया, इसके पैर यहाँ है बेटा, इसके पैर यहाँ है और ये उल्टा है, ये 5 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 3 डैश, ठीक है। इनके बीच में क्या है, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ हमेशा साइटोसिन आएगा, यहाँ ग्वानिन है तो हमेशा यहाँ साइटोसिन आएगा, यहाँ सी है तो हमेशा यहाँ जी आएगा, यहाँ टी है तो हमेशा यहाँ ए आएगा, समझे। तो क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ, मेरी बात सुनो, हाँ बेटा ये सब कुछ सिलेबस में, क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ कि नाइट्रोजनस बेसिस सेंटर में होते हैं, बोल सकते हैं नाइट्रोजनस बेसिस सेंटर में होते हैं, जो सीढ़ियों पर जहां हम पैर रखेंगे नाइट्रोजनस बेसिस पर पैर रखेंगे, और यहाँ पीछे बैकबोन जो बन रही है, जो बैकबोन बन रही है, इनकी जो पीठ बन रही है बेटा, वहां क्या जुड़ा हुआ है, PO4 जुड़ा हुआ है, वहां क्या जुड़ा हुआ है, PO4, इस तरफ भी और इस तरफ भी, बोलो तो क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियोटाइड उल्टे क्यों हैं, समीर स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी की बात है बेटा, सारी केमिस्ट्री लग रही है यहाँ पर, अब वो फॉर्मूला के बिना तुम्हें समझ नहीं आएगी, ठीक है। आगे आओ, थाइमीन एंड साइटोसिन इज प्योरीन और pyrimidine बिकॉज दे बोथ आर रिटन, क्या क्या क्या, ओके 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 ओके, गड़बड़ हो गई, यहाँ एक गड़बड़ हो गई, ये तो मैंने देखा ही नहीं, 1 सेकेंड ये हटा रही हूं मैं यहाँ से, ये गलत था। अब ठीक है देवेंद्र, आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया, वो बेटा गलत से टाइप हो गया था। 1 रिंग कैसे, श्रुति स्ट्रक्चर है बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर है, नेचर में ऐसे ही बना है, नेचर में कार्बन मिला है ना तुम्हें, कार्बन के साथ मिथेन गैस मिली है ना 4 हाइड्रोजन जुड़कर, तो ऐसे नेचर में हमें मिला है, हमें नेचर में दिखा, अच्छा एडेनिन इसके पास तो 2 रिंग है, अच्छा ओके यूरेसिल इसके पास तो 1 रिंग है ना। चलो आगे देखो, फिर से एक्सप्लेन कर दो, अभी रिवाइज करा रही हूं। Purines have 2 rings and pyrimidine have 1 ring. These are structural differences दिव्या, purines और pyrimidines are nitrogenous bases बेटा, nitrogenous bases, ये स्ट्रक्चर किससे बने हुए हैं पता है, ये सारे स्ट्रक्चर किससे बने हुए हैं, इनके फॉर्मूला के अंदर कार्बन आता है, कार्बन आता है इनके फॉर्मूले में, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए हमने क्या नाम रखा, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर में देखो, यहां मैंने कार्बन जोड़ा था ना, बीच में बेटा नाइट्रोजन भी जुड़ रहा होता है, अब वो स्ट्रक्चर पढ़ना ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं तुम्हें, ठीक है। ये रिंग्स क्या है सरगुन, ये स्ट्रक्चर है बेटा। व्हाट इज यूरेसिल, जैसे तुमने ये नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े ऐसे यूरेसिल भी एक है, बट यूरेसिल आरएनए में होता है, यूरेसिल कहां होता है, आरएनए में। थाइमीन एंड साइटोसिन आर प्रेजेंट इन बोथ, यस बेटा, yes it is a part of syllabus, thymine and cytosine are present, वो मैंने राजी ठीक कर दिया उसको, चारों को एक्सप्लेन करो मैम, चारों को एक्सप्लेन कर दिया, इतना ही पूछा जाएगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यही है, देखो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया, अब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे लपेट जाएंगे, ऐसे ऐसे एक दूसरे से कॉइल कर जाएंगे, ये अगर ऐसे है ना तो ये अब ऐसे 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 देखो कॉइल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड कैसे कनेक्ट हुआ, नाइट्रोजनस बेसिस से कनेक्ट हुआ, देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, एक बीच में, ये बीच में इनके कौन से बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स कौन से हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, AT एंड CG बॉन्ड्स बनता है बेटा, एक प्योरीन और एक pyrimidine आपस में बॉन्ड बनाएगा। व्हाट इज अ सेल, अगर आप अभी सेल नहीं जानते हो बेटा तो फिर आप बायोलॉजी कैसे पढ़ रहे हो। यूरेसिल कुछ जानना नहीं है यहाँ पर एंजल, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट है, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आपको आरएनए में मिलेगा, किस में मिलेगा, आरएनए में मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड का पीएच कितना होता है बेटा, देखो न्यूट्रल होता है, ये काफी न्यूट्रल की तरफ ही होता है क्योंकि डीएनए खुद नेगेटिव है और हिस्टोन प्रोटीन्स खुद पॉजिटिव है, ठीक है। व्हाट इज एम फेज अभी पढ़ा नहीं है, राइबोज शुगर की बात हो रही है बेटा, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर जो अभी मैंने बताया। जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स अभी बताया। डेफिनेशन ऑफ डीएनए, मैम डज ईच एंड एवरी डीएनए हैज रैंडम नाइट्रोजनस, हाँ बेटा रैंडम, ऐसे सीक्वेंस चलती है ATCCGATT, फिर इसकी दूसरी तरफ हमेशा T होगा, फिर A होगा, G होगा, ऐसे चलता है बेटा।
हमेशा ऐसे सीक्वेंस चलती है, ऐसे सीक्वेंस चलती है, रैंडम होता है ये, ठीक है। थैंक यू नीलाद्री, क्या नाम है, वीरमन्यु, थैंक यू। डीएनए फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, यस। व्हाई नॉट ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड? अरे सात्विक, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछो ना जिसका आंसर भी तो हो, एग्जिस्ट करे। अब तुम पूछ रहे हो, जैसे मैंने बोला मेरा नाम उपासना है, तुम कहोगे मैम क्यों है उपासना? बेटा रख दिया घर वालों ने। अब ये क्या बात हुई, उपासना क्यों? घर वालों ने रखा है भाई, ठीक है। अब तुम ये पूछ रहे हो कि मैम व्हाई नॉट ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड? भाई हमने वहां OH से ऑक्सीजन हटा दिया तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नाम रखना पड़ा। मैंने बताया था जब हम डी लगाते, डिहाइड्रेटेड का मतलब जब हमारी बॉडी से पानी की कमी हो जाए, तो डीऑक्सी, जब ऑक्सीजन को हटा दिया, नामकरण है। डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिड, युवराज लेक्चर देखो फिर से, दोनों लेक्चर में बताया है। यूरेसिल बेटा, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ, यूरेसिल क्या है? यूरेसिल भी नाइट्रोजनस बेस है और किस में मिलता है? आरएनए में मिलता है। Why it should be 3? Because there is 180 bond under the names. है 1 नहीं है, 2 है। ए और टी के बीच में हमेशा 2 बॉन्ड्स बनते हैं। अब 2 क्यों बने, ये स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तब पता चलेगा तुम्हें। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं बेटा। पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली शुगर को बोलते हैं। पेंटोज शुगर इज 5 कार्बन वाली शुगर, ठीक है। चलो देखो, नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए कौन कौन से? देखो, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। बट जब क्वेश्चन आ जाए नाइट्रोजनस बेसिस इन आरएनए, तो देखो यहाँ थाइमिन नहीं दिखेगा तुम्हें। क्या दिखेगा? थाइमिन की जगह यूरेसिल। बाकी सारे सेम है, साइटोसिन भी है, यहाँ गुआनिन भी लिखा है, एडेनिन भी लिखा है, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में मिलता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए और न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है? ठीक है, ये पता है क्या कह रहे हैं? डीएनए और आरएनए की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। और क्रोमोसोम किससे बना है? न्यूक्लियोसोम से बना है। क्या लिखा है इसके अंदर? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए किससे बने? न्यूक्लियोटाइड से बने। एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ, दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। और यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। और क्रोमोसोम किससे बना है? न्यूक्लियोसोम से बना है। अब यहां पर आओ, ये हम कर चुके हैं। यहां पर आओ, डिस्कवरी और साइंटिस्ट। क्रोमोसोम के बारे में किसने बनाया था? बताया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने। द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये देखो एक याद करेंगे, एक लेडी थी जिनका नाम था, बहुत ही सुंदर रोज जैसी दिखने वाली एक लेडी थी, उनका नाम था रोजलिंड फ्रैंकलिन। अब वो दिखने में बहुत सुंदर थी, बट उन्होंने फिर भी मॉडलिंग नहीं करी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिसर्च करी। उन्होंने देखा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पूरा स्ट्रक्चर तो वो बेचारी नहीं बता पाई थी, बट उन्होंने क्या दिया? शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। उन्होंने डीएनए की शेप के बारे में बताया, ठीक है। और वॉटसन एंड क्रिक, ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया। डीएनए का पूरा जो डबल हेलिकल मॉडल है वो किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, ठीक है। याद हो जाएगा। अब थोड़े से सेल साइकिल करा दूं या कल पढ़ोगे? सेल साइकिल कर लो। सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, हम करेंगे पोल्स। पोल आ जाएगा, बस ये लास्ट देखो। अब ये बात सुन लो, थोड़ी सी बात है। अब ना मुश्किल पार्ट खत्म हो गया। डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर आ जाते हैं। या तो हमें पूरी बात बताओ, अब आधी अधूरी बात बताओ थी और हमें ठीक से समझ नहीं आता क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है। अगर तुम स्ट्रक्चर से देखते तो तुम्हें पता चल जाता एडेनिन और थाइमिन जुड़ता है, बट इतना ज्यादा सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस मुझे 2 मिनट दे दो, मुझे इसका इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद मैम कल सारे बच्चे, कल कोई पढ़ने को राजी नहीं है, बताओ। एक आध बच्चे ने लिख दिया मैम ठीक है अभी करवा दो, नहीं तो कितने सारे। वेरी बैड। ठीक है कोई बात नहीं, अगर इतने सारे बच्चे कह रहे हैं तो इसको हम कल कर लेंगे। फिर देखो कितना सारा रह गया आज, 18 19 20 21। ओ भाई कितना सारा पढ़ाना था मुझे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आओ, कल पढ़ लेंगे। 30 सेकेंड्स, पोल स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कल मतलब अगले फ्राइडे, अगली क्लास में, एक ही बात है।
बट फिर अगली क्लास में ये ध्यान रखना कि मैं पूरा सेल साइकिल खत्म कराऊंगी। फिर अगली क्लास आपकी 1.30 आवर्स की होगी। आज मैंने बात मान ली तुम्हारी, हर बार नहीं मानूंगी। यहाँ पर आ जाओ, डीएनए का मतलब क्या है, इससे आसान क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर 95% आना चाहिए, फिर इतना आसान क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं। मोहम्मद आज बच्चों की बात मान लेते हैं, बहुत सारे बच्चे, आदि का आज मान लेते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कल लिख दिया था, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास लिख दिया था, तो कोई बात नहीं, आज मान लेते हैं। नेक्स्ट क्लास हम थोड़ी सी लंबी रखेंगे, 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे और उसमें अच्छे से समझेंगे सेल साइकिल। और तब कितने बच्चे बोले मैम कल करा देना, मैम कल करा देना, मैं नहीं मानूंगी, ठीक है, आज मान गई हूं। यहां पर आओ, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए 94%। मेरी 95% की इच्छा हमेशा अधूरी रह जाएगी मुझे लग रहा है। फरहान, हमजा, मोनिका, स्मिथ, राजीव, आर्यमन, आरव, मोहन, रीत एंड ध्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एज डिस्क्राइब्ड बाय वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। डीएनए की शेप कैसी है, स्पाइरल, हीलिक्स, डबल हीलिक्स और ट्रिपल हीलिक्स। कितनी जल्दी कर दूं पता नहीं, संस्कृति कह रही है मेरा नाम तो बोर्ड पे आता ही नहीं है, कितनी जल्दी टिक कर दूं तो भी नहीं आता, कोई बात नहीं। आई शुड यूज मोर इंग्लिश वाइल टीचिंग, ऐसा क्यों यशस्वी, हिंदी समझ आती है ना। अब दिक्कत ये है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन द क्लास और हु हैव परचेज्ड द बैच आर फ्रॉम वांट्स टू अंडरस्टैंड इन हिंदी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई बिलीव कि जो मेरी मेजर ऑडियंस है, जो बच्चे हैं ना, वो हिंदी में समझना चाहते हैं। बताओ, व्हाट इज द शेप ऑफ डीएनए, हमने पढ़ा था अभी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बन जाए तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। देखो, एक कार्बन के साथ यहाँ 2 हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पर भी सेम सीन है ना, तो ये 2 आपस में जुड़ जाएंगे तो दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऐसे केमिकली सच में नहीं होता, बस हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जो हाइड्रोजन के बीच में हो। इसका सही आंसर क्या है, डबल हेलिक्स, ऑप्शन सी। 81%। हमजा, आर्यमन, अर्नव, मोहन, स्मिथ, अर्श, ध्रुति, शार्दुल, काकू एंड धनंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 नाइट्रोजनस बेसिस फाउंड इन डीएनए। डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस चूज करने हैं, आरएनए वाले में कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, व्हाट आर द 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए, फाउंड इन डीएनए। प्रांजल कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे, अगली क्लास में नहीं मानूंगी मैं इनकी। लेट आ रहा है पोल, कोई बात नहीं, थैंक यू अलम। आंसर इंग्लिश में लिखने होते हैं, तभी ना तुम्हें यहाँ पर तो इंग्लिश में ही लिखवाती हूँ और बार बार बोलती हूँ रीड करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड फ्रॉम द बुक। यहाँ पर अंशिका का डाउट है, व्हाट इज मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़े साइज का मॉलिक्यूल, जैसे फूलों की माला या कोई भी मोतियों की माला, ठीक है, इमेजिन। तो छोटी छोटी यूनिट जुड़कर, छोटी छोटी यूनिट्स जुड़कर एक बड़ी सी माला बना रही है ना, तो ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं और बड़ा एक जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना रही है जिसको हम मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। क्या है इसका आंसर, ये तो नहीं होगा, डीऑक्सीराइबोस नहीं होता, एडेनिन, थाइमिन, राइबोस भी नहीं आएगा, ये होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यूरेसिल तो आरएनए में होता है, तो सी इज द आंसर। चलो, 92%। आर्यमन, हमजा, वेदांश, राजीव, नईम, फरहान, आसिया, मोनिका, अर्श, हर्ष, अर्श है, अर्श एंड जसवीर। नेक्स्ट, इन डीएनए एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद, एडेनिन को कौन पसंद थी, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, यूरेसिल के साथ, थाइमिन के साथ, ग्वानिन के साथ या साइटोसिन के साथ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अमन ने पूछा है व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अभी बताती हूँ। डबल हेलिकल मतलब 2 धागों की बात हो रही है, डबल मतलब ये और ये डबल हो गया, हेलिकल मतलब घूमे हुए, यहां पर बॉन्ड्स की बात नहीं हो रही है। डबल हेलिकल जो हमने डीएनए को नाम दिया वो बॉन्ड्स की वजह से नहीं दिया बेटा, ठीक है, थैंक यू ताला हुसैन। केमिस्ट्री, तौबा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती मैं। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन बी, थाइमिन। लेट्स सी,
फरहान, आर्यमन, पृथ्वी, अर्नव, ध्रुति, मोनिका, गिरिक, राजीव, अर्चित एंड काकू। अगर कभी भूल जाओ ना तो इंग्लिश वाला एट याद करना, एट से याद रखना, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी वही है, देखो पॉलीमर, छोटे छोटे डब्बे, यहां पर क्या है देखो, ये छोटे छोटे डब्बे हैं, ठीक है। ये जब जुड़कर एक बड़े डब्बे में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉलीमर, और ये क्या था, मोनोमर, ठीक है। अब डीएनए किससे बना है, डीएनए के छोटे छोटे डब्बों को क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये बड़ा सा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब बहुत सारे बेटा, पॉली मतलब मैनी, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर डीएनए को बना रहे हैं, तो डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कहीं लिख लो, अगर नोट्स बना रहे हो तो कहीं पर लिख लो। Which of the following is not a component of nucleotide in DNA? इनमें से कौन सा है जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट नहीं है? तीन थे हमारे पास, बट आपको वो चूज करना है जो नहीं है, जो नहीं है। कोई बात नहीं, बोल नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। श्रेयसी, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें, थोड़ा सा चैप्टर खराब है डीएनए का स्ट्रक्चर, मजा आएगा तुम्हें। डुगू याद कर रहे हो ना तुम, डुगू नहीं है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है ना। डेफिनेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली, डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब बड़े साइज का मॉलिक्यूल है। डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए हैं, ठीक है। जो बच्चे पूछ रहे हैं ना आप मेरे से क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, पहला लेक्चर जाकर लगाओ, दूसरा लेक्चर फिर से लगाओ, आज वाला लेक्चर फिर से देखो, कम से कम 50 बार रिपीट किया होगा, कम से कम 50 बार, ठीक है। चलो, व्हाट इज द आंसर, नाइट्रोजनस बेस होता है, वो पूछ रहा है डीएनए, तो डीएनए के अंदर तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, राइबोस शुगर होती है आरएनए के अंदर, है ना, ये भी होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 67%। अथर्व, आर्यमन, फरहान, पृथ्वी, मोनिका, कीर्ति, देवल, ध्रुति, अनिष्का एंड आसिया। चलो जी, समरी तो कोई बात नहीं, होमवर्क दे रही हूं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, और एक और क्वेश्चन दे रही हूं, एक और क्वेश्चन दे रही हूं, रुको। चलो बस आज तो इतना ही कर लो, इतना ही कर लो, अभी इतना ही कर लो, और नहीं करना है, ठीक है। क्लास एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। 5' to 3' समीक्षा, हमने ना डीएनए के सीडी को नाम दिया है, एक किनारा अगर 5' है तो दूसरा 3' होगा। अब ये 5' 3' भी क्यों है ये भी नहीं पढ़ना। स्ट्रैंड आर्यन धागे को बोलते हैं, जैसे ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, ये 5' है, ये भी 5' है, ये कभी भी ऐसे नहीं होंगे, पैरेलल तो होंगे देखो, बट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, ये उल्टा होगा, हमेशा उल्टा होगा, ठीक है। सो बाय, टेक केयर। लीडर बोर्ड, फाइनल लीडर बोर्ड, भूल जाती हूँ मैं हमेशा फाइनल लीडर बोर्ड, यहाँ आ जाओ। आर्यमन, आसिया, कशिश, ध्रुति, अनिष्का, अभिजीत, नितिश, आनंद पांडे, अर्नव एंड रुद्राक्ष। Congratulations, now we are ending. Bye bye.